Hello everyone. In this video, we will talk about section 89 of CPC. We will try to learn, we will try to understand what section 89 of CPC talks about. हेडिंग है इसकी जो कि पार्ट 5 में फॉल कर जाती है, स्पेशल प्रोसीडिंग्स। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग के अलावा भी कोई दूसरे प्रोसीडिंग्स हैं तो उसके बारे में हमें जानने को इसमें मिलेगा। आर्बिट्रेशन इज सब हेडिंग। उसके बाद टाइटल है सेक्शन का सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। सो हमें पता है कि जो भी डिस्प्यूट है दो पार्टी में, एक से ज्यादा पार्टी के बीच जो भी डिस्प्यूट है वो कौन रिजॉल्व करवाता है? अगर उनसे खुद से रिजॉल्व ना हुआ तो कोर्ट करवाता है। अब कोर्ट में बहुत बार छोटा सा केस भी बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाता है अननेसेसरीली, तो कोर्ट के पास कुछ अलग मोड भी हैं उसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन या फिर लोक अदालत के थ्रू या मीडिएशन के थ्रू। तो ये सारे एलिमेंट्स भी कोर्ट के पास अवेलेबल हैं। तो कोर्ट को अगर लगता है कि यहाँ पर इसको स्ट्रेच ना करते हुए इसी केस को, इसी डिस्प्यूट को, इन्हीं पार्टी को अगर वहां पर भेज के कोर्ट का थोड़ा टाइम बचाया जाए, इनका थोड़ा टाइम बचाया जाए, तो कोर्ट वैसा भी कर सकती है। लेकिन टर्म एंड कंडीशन वहां पे भेजने के कोर्ट डिसाइड करेगी, और वहां पर जाना है या नहीं जाना है वो पार्टी डिसाइड करेगी। सबसेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। वेयर इट अपीयर टू द कोर्ट, जहां पर कोर्ट को लगता है दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ए सेटलमेंट व्हिच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, कि कोर्ट के पास जो भी अदर एलिमेंट्स है सेटलमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि अंडर क्लॉज ए आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और लोक अदालत, मीडिएशन, तो ये सारे मोड जो एलिमेंट जो है कोर्ट के पास, और पार्टी यहाँ पर जा सकती है। पार्टी को अगर हम भेजे तो पार्टी चली जाएगी, तो कोर्ट उनको सजेस्ट करेगी कि आप वहां पे जा सकते हैं। द कोर्ट शैल फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट एंड गिव देम टू द पार्टीज फॉर देयर ऑब्जर्वेशन। अब कोर्ट कुछ टर्म्स डिसाइड करेगी कि ये टर्म्स हैं, और इस टर्म पे प्लीज आप एग्री करते हुए सेटलमेंट की तरफ चले जाइए, आर्बिट्रेशन की तरफ, कॉन्सिलिएशन की तरफ, लोक अदालत की तरफ, मीडिएशन की तरफ। ठीक है, फिर पार्टी उस टर्म्स को रीड करेगी। फिर पार्टी टर्म को रीड करके एनालाइज करेगी कि अच्छा ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, अच्छा ये वाला इसकी जगह दूसरा होना चाहिए, तो वो डिसाइड करके फिर कोर्ट को बताएगी। और कोर्ट क्या करेगा? एंड आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पार्टीज की ऑब्जर्वेशन, पार्टीज का ओपिनियन जानने के बाद कोर्ट क्या कर सकती है? उसको रिफॉर्मुलेट कर सकती है। अगर पार्टी को कोई इश्यू नहीं हुआ तब तो डायरेक्ट चली जाएगी, लेकिन अगर हुआ तो कोर्ट में reformulate the terms of a possible settlement and refer the same for arbitration under clause A, clause B, conciliation, C, judicial settlement including settlement through लोक अदालत, और for D that is mediation। तो इनमें से किसी के लिए भी फिर भेज सकती है। Now see subsection 2, where a dispute has been referred, यहाँ पे वर नहीं होगा, वेयर होगा। वेयर अ डिस्प्यूट हैज बीन रिफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन, ये आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन के लिए ये पॉइंट क्लॉज ए बात कर रहा है कि जहां पर भी आर्बिट्रेशन या कॉन्सिलिएशन के लिए कोई डिस्प्यूट सेंड किया जा रहा है, तो वहां का जो प्रोसीजर है, वहां के जो रूल्स हैं, वो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। वहां पे वही इसी के रूल्स जो है एप्लीकेबल होंगे। किसके? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के रूल जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोर्ट को बताना पड़ रहा है कि हाँ अब तुम आर्बिट्रेशन के लिए जा रहे हो, कंसिलिएशन के लिए जा रहे हो, तो रूल जो है ये होंगे। वहां पर जैसे ही पार्टी गई आर्बिट्रेशन के लिए या कंसिलिएशन के लिए, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का रूल, जो रूल है, जो एक्ट है, वो अपने आप वहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। शैल अप्लाई, ठीक है, मैंडेटरी है। एज इफ द प्रोसीडिंग फॉर आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन वर रेफर टू सेटलमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ दैट एक्ट। और ये मान लिया जाएगा कि वो जो डिस्प्यूट है उस सेटलमेंट के लिए सेंड किया जा रहा है, और इस एक्ट के थ्रू ही प्रोसीजर फॉलो करते हुए कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व होना चाहे तो किया जा सकता है। अगला है फॉर लोक अदालत। लोक अदालत हमें क्लॉज सी में देखने को मिला था। लोक अदालत, द कोर्ट शैल रेफर द सेम टू द लोक अदालत। अगर कोर्ट लोक अदालत भी भेजती है इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट एक एक्ट है जो कि 1987 में आया था। उसमें सेक्शन 20 है, उस सेक्शन 20 में सब सेक्शन 1 है। उसके अनुसार कोई भी मैटर लोक अदालत के पास जाता है तो
ये वाला लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के जो रूल है, जो प्रोविजन है, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। एंड ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई, कि उसके इस एक्ट का जो भी प्रोविजन है, जितने भी प्रोविजन है, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए। कहां पर? लोक अदालत में। सी क्लॉज सी फॉर जुडिशियल सेटलमेंट। जुडिशियल सेटलमेंट में अभी हमें क्लॉज सी में ही देखने को मिल रहा है। फॉर जुडिशियल सेटलमेंट द कोर्ट शैल रेफर द सेम टू अ सुटेबल इंस्टीट्यूशन। जुडिशियल सेटलमेंट के लिए कोर्ट उस मैटर को, उन पार्टी को किसी सुटेबल इंस्टीट्यूट में या फिर किसी सुटेबल पर्सन के पास सेंड कर सकती है, और वहां पर वो जो इंस्टीट्यूट है या वो जो पर्सन है उसे लोक अदालत मान लिया जाएगा। एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 शैल अप्लाई, और उसके बाद उस प्रोसीडिंग में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। मींस कोर्ट ने अगर पार्टी को किसी इंस्टीट्यूशन में भेजा और किसी पर्सन के पास भेजा सेटलमेंट करवाने के लिए, जुडिशियल सेटलमेंट करवाने के लिए, तो अज्यूम कर लिया जाएगा वो जो प्लेस है वो लोक अदालत है। और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के जो प्रोविजन है वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, एज इफ द डिस्प्यूट वर रेफर टू लोक अदालत अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। और ये मान लिया जाएगा कि वो जो डिस्प्यूट है वो लोक अदालत में रिजॉल्व करने के लिए सेंड किया गया है, और ये वाला एक्ट जो है लीगल सर्विस एक्ट 1987 एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ फॉर डी, दैट इज फॉर मीडिएशन। द कोर्ट शैल इफेक्ट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज एंड शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो मीडिएशन के लिए कोई स्पेशल एक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं है। मीडिएशन इज बेसिकली दो पार्टी के बीच में समझौता करवाना। तो यहाँ पर कोर्ट खुद से करवा रही है। द कोर्ट शैल इफेक्ट अ कॉम्प्रोमाइज, कोर्ट क्या कर सकती है? दो पार्टी के बीच में सेटलमेंट करवा सकती है। हो सकता है उसके लिए अलग रूम अलॉट कर दे कि आपको सेटल करना है, तब तक आप एक काम कीजिए, उस वाले रूम में सेटलमेंट करवा लीजिए, और उस रूम के बाहर लिखा होगा मीडिएशन सेंटर, तो वहां पर पार्टी जाके डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व कर सकती है, कॉम्प्रोमाइज कर सकती है एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर तब तक कोर्ट जो है अपनी दूसरे केस में प्रोसीडिंग अपनी कंटिन्यू रखेगा। तो इससे कोर्ट का भी टाइम बच जाएगा। हालांकि यहाँ पर करवा कौन रहा है? यहाँ पे देखिए, इन सारे चीजों में तो एक्ट के नेम मेंशन है। अभी तक इन तीनों में तो एक्ट का नाम मेंशन है, इसमें नहीं है। मींस कोर्ट डायरेक्टली करवा रही है, और यहाँ पे वो भी मेंशन नहीं है कि कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर सीपीसी के प्रोसीजर को ध्यान में रखते ही कोर्ट जो है मीडिएशन के थ्रू दो पार्टी के बीच में सेटलमेंट करवा सकती है, कॉम्प्रोमाइज करवा सकती है। फॉर मीडिएशन अंडर क्लॉज डी इन सबसेक्शन 2, फॉर मीडिएशन द कोर्ट शैल इफेक्ट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज। तो कोर्ट क्या करेगी? दो पार्टी के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाएगी। एंड शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब, और वो प्रोसीजर फॉलो करेगी जो दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? ऑफ कोर्स सीपीसी की बात हो रही है, या फिर सीपीसी के अलावा भी कोई रिलेवेंट प्रोविजन है तो उसका भी यूज कर सकती है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक तो मेंशन है नहीं, तो सीपीसी का नहीं तो कोई भी और सुटेबल एक्ट है तो वहां से, और उसके थ्रू दो पार्टी के बीच में समझौता करवा सकती है, कॉम्प्रोमाइज करवा सकती है। दिस वाज सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी 1908। थैंक यू।